सो राइट जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि सारे लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया राइड कर रहे होंगे सेफली। एंड भाई बहुत टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई घर में क्या कर रहा है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग का टॉपिक ना मैं घर से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो बाहर एनवायरनमेंट और जो भाई मौसम है ना बहुत तगड़े वाला ख़राब है। ठीक है, रही बात एक चीज़ तो दिखाता हूँ। बाइक भी मैंने अंदर ही सेटअप कर लिया, क्योंकि मेरे को ना इसका अपना ओनरशिप रिव्यू देना है। ठीक है, तो उसमें कोई राइड वाइड करने की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने सीधा घर में ही बाइक ले ली है। एंड बाइक को भाई मैं इतना तगड़ा वॉश कर रहा था, एकदम मस्त कर रहा थी, बट बारिश ने देखो हालत क्या कर रखी है। ये तो अभी भी मैंने अभी थोड़ा बहुत साफ़ करा है, वरना ना भाई पूरी कीचड़ कीचड़ हो रखी थी। एंड मेरे को ना भाई ऑलमोस्ट लोग ने डाले हुए 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है। ठीक है, बाहर भी अभी मैं कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि मौसम भी वैसा एंड अभी हालात भी अच्छे खासे चल नहीं रहे। तो मैंने सोचा ओनरशिप रिव्यू डालना ही है। ठीक है, तो मैं यहीं से डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ना अपना रूम बेस्ट लगा, क्योंकि मैं ना बाइक यहाँ पे पार्क कर रखी है। एंड बाइक के ऊपर ही मतलब रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये बाइक लेने के बाद मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और कितने पैसे देने के बाद भी ना इतना सारा मतलब मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो जी जल्दी से शुरू करते हैं पहले टॉपिक नंबर 1 से ही। ऑल राइट जी, देखो मैं ओडोमीटर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि बाइक मैंने कितनी चला रखी है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने 5500 चला रखी है। ठीक है, 5467 है, मतलब कि ऑलमोस्ट 5500 चला रखी है। और इस बाइक में सबसे पहली मेरे को जो मेजर दिक्कत लग रही है ना भाई, इसका हीटिंग इश्यू। ठीक है भाई, इतनी गंदी हीट देती है। हाँ, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो ना तो इतना ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, बट अगर बाई चांस आप ट्रैफिक में 100-150 किलोमीटर भी चला लोगे ना तो भाई तगड़ी वाली हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देखो कंपनी ने ना ये थोड़ा कीचड़ लगाया है, इसको इग्नोर मारना। देखो कंपनी ने ना अपना जेन 3 है। ठीक है, अपनी के ड्यूक 390 जेन 3 आई है, उसमें कॉम्पैक्ट इंजन बनाया है LC4 से। देखो यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी इतनी हीट प्रोड्यूस करती है ना। अभी भी देखो गर्म है, मैं सिर्फ घर से यहाँ आया हूँ और अभी भी ना इतनी गर्म है कि भाई बात छोड़ दो। स्टार्टिंग में तो आपको इतनी हीटिंग नहीं देगी, बट डे बाई डे जैसे आप राइडिंग करते हो ना तो भाई इतनी तगड़ी हीट देती है। देखो यहाँ पे जैसे फुट रेस्ट पे यहाँ पे आप चला रहे हो ना ट्रैफिक में, यहाँ तो भाई गंदी हीट लगती है। और भाई यहाँ तो लगती ही है, यहाँ पे थाइस में भी अचानक हीट आती है, यहाँ से ना हीट सीधा थाइस पे और पैरों में लगती है भाई। तो इसका ना हीटिंग इश्यू बहुत ज़्यादा है। मेरे को लगा डे बाई डे इसका हीटिंग इश्यू कम हो जाएगा, बट इसका हीटिंग इश्यू बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हाँ, हाईवे पे चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना हीटिंग हाईवे पे भी देगी हीटिंग, बट इतनी नहीं देगी। बाई चांस आप ट्रैफिक में चला रहोगे ना तो भाई तगड़ी हीट देती है। हीटिंग मतलब कि यहाँ से पूरा पोर्शन लेके ये पूरा ना गर्म हो जाता है। यहाँ से भी अपना समझ रहे हो ना, वो भाप निकलती है, तो यहाँ से भी आपको हीट आनी है। तो भाई इसका सबसे बड़ा फॉल्ट है ना, जो सबसे मतलब टॉप पे आता है, ये हीटिंग इश्यू है। बाइक है 390cc है, ऊपर से कॉम्पैक्ट इंजन बना रखे हो, LC4 से इंजन बना रखे हो, फिर भी आपको ना हीट इसमें आनी ही आनी है। ठंडी भी जल्दी हो जाती है, बट भाई ट्रैफिक में जो ये हीट देती है ना, आपके ना पैर वेर के में जो बाल बाल वो भी जल जाएंगे, इतनी तगड़ी हीट देती है भाई। ऑलमोस्ट समझ लो GT 650 के आसपास हीट देती होगी भाई। GT हीट देती है तो वो तो समझ भी आता है भाई कि उसमें अपना लिक्विड कूल नहीं है, वो नहीं है। इसमें तो भाई सारी टेक्नोलॉजी LC4 से इंजन है, कॉम्पैक्ट इंजन है, लिक्विड कूल इंजन है, मतलब लिक्विड कूल वो है। ठीक है, फिर भी इतनी हीट मेरे को समझ नहीं आता भाई कि KTM वालों का क्या सीन है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसकी भाई हीटिंग इश्यू। अगर आपको हाईवे पे चलानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ट्रैफिक में या फिर सिटी में थोड़ा बहुत घर भर के सामान लेने में चलाओगे ना तो भाई ये तगड़ी हीट देने वाली है। तो भाई ये एक मेजर प्रॉब्लम है इस बाइक का कि भाई हीटिंग इश्यू है, नो डाउट है। वैसे होता है ना कि भाई डे बाई डे इसका हीटिंग इश्यू खत्म हो रहा है। भाई इसका डे बाई डे हीटिंग इश्यू बढ़ रहा है, खत्म होने की तो नाम ही नहीं ले रहा, ज़्यादा बढ़ रहा है। सही है। फिर अपना जो दूसरा मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इसकी वाइब्रेशन। भाई वाइब्रेशन में अपना जो क्लासिक 350 आती है ना उसका भी बात ही है। ठीक है, ये सब भी मतलब वैसा होता है कि भाई आप डे बाई डे चलाते हो ना तो वाइब्रेशन इससे थोड़ा कम कम मतलब कम होता रहेगा, बट इसका बढ़ रहा है भाई। पता नहीं क्या सीन है। मैंने फर्स्ट सर्विस करवा रखी थी, फर्स्ट सर्विस से पहले ना अच्छी खासी चल रही थी, वाइब्रेशन था, बट मेरे को ना यहाँ फील हो रहा था हैंडल बार पे। ठीक है, हैंडल बार पे फील हो रहा था। फिर फर्स्ट सर्विस चली गई, थोड़ा बहुत मैंने चलाया, डे बाई डे चलाया। ठीक है, ऑलमोस्ट ये बाइक लिए मेरे को 3-3.5 महीने हो चुके हैं एंड 5-5.5 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ। ठीक है, तो अभी इसकी वाइब्रेशन इसी देखो यहाँ पे अभी आती है, फुट रेस्ट में भी आती है, फिर यहाँ पे सीट में भी वाइब्रेशन आती है। एंड जो फुट रेस्ट का पीछे वाला जो राइडर अपना पिलियन वाला होता है ना भाई, वहाँ पे भी वाइब्रेशन इश्यू होता है। ठीक है, वाइब्रेशन आती है। एंड हैंडल की तो बात ही छोड़ दो भाई, आप नॉर्मल RPM पे चला रहे हो ना भाई, तगड़ी वाइब्रेशन हीटिंग आई। एंड ऊपर से जो ट्रैफिक में चले गए तो भाई बात खत्म है। ठीक है, हाँ हाईवे के लिए नो डाउट बेस्ट बाइक है। हाईवे के लिए इतनी वाइब्रेशन इश्यू नहीं होती, क्योंकि आपने हाई RPM पे चलाते हो ना तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। बट बाई चांस आप
ट्रैफिक में या फिर थोड़े लो आरपीएम पे चला रहे हो ना तो भाई तगड़ी वाइब्रेशन इश्यू होती है। मेरे को लगा था भाई सर्विस में वाइब्रेशन इश्यू इसका निकल जाएगा, बट इसका वाइब्रेशन इश्यू निकला नहीं, डे बाई डे बढ़ता गया। दूसरी सेकंड थिंग कि मेरे को लगा था कि सेकंड सर्विस के बाद इसका वाइब्रेशन इश्यू हट जाएगा, बट अब देखते हैं सेकंड सर्विस तो अभी इसकी आई नहीं है। 8-8,500 किलोमीटर के ऊपर वाइब्रेशन इश्यू, मतलब 8-8,500 किलोमीटर के बाद उसकी सेकंड सर्विस। अब देखते हैं कंपनी इसकी वाइब्रेशन इश्यू हटाती है क्या सीन है। भाई तगड़ी वाइब्रेशन इश्यू आती है जहाँ देखा जाए ना, तो देखो ये वाला सीट वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे वाइब्रेशन आती है, फुट रेस्ट में भी वाइब्रेशन आती है, हैंडल की तो बात ही छोड़ दो, हैंडल में तो इतनी तगड़ी वाइब्रेशन आती है ना कि भाई ऐसा लगता है कि भाई हम अपने पुराने ज़माने की बुलेट 350 चला रहे हैं, क्लासिक, जैसे क्लासिक में आती थी ना डर कैसा। ये आपको दिखा दूँ, रुक जाओ, अगर इससे स्टार्ट करूँगा ना तो शायद अभी भी वाइब्रेट होगी भाई। या तो दूसरी होगी, देखो ना पानी से भी दिख रहा है यहाँ पे, मैंने अपने हाथ से नहीं ला रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है अभी आपको। तो ये एक सीन है भाई, इसका वाइब्रेशन इश्यू भी अभी तक नहीं हटा, डे बाई डे ये भी बढ़ता ही जा रहा है। एंड तीसरी आपको मेजर चीज़ आपको दिखाऊं तो भाई इसकी माइलेज। भाई माइलेज के लिए जा रहे हो ना तो 390 मत लेना भाई, 390 बिल्कुल मत लेना, क्योंकि गंदी माइलेज देती है भाई, एकदम गंदी माइलेज देती है। मेरे को लगा था भाई 22-25 के आसपास भी ये माइलेज निकाल के दे देगी, बट मैं ना यहाँ पे लास्ट टाइम ना तो कोई लॉन्ग राइड पे गया हूँ ना कोई बाहर की राइड पे गया हूँ, मैं सब सिटी में ही चलाता हूँ। घर के थोड़े बहुत काम और थोड़ा बहुत घूमना होता है भाई, घूमना मतलब कि वो भी सिटी में 4-5 किलोमीटर के अंदर। ये बाइक है ना, मेरे को ऑलमोस्ट पिछले महीने का मेरा पेट्रोल का बिल आया था, मैं बताऊँगा तो आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या है। पिछले महीने मेरा पेट्रोल का बिल आया था कुछ 6,500 से 8,500 के बीच में, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई बाइक को जितनी चलाएगा उतना पेट्रोल पियोगे, बट भाई ये कुछ ज़्यादा ही पीती है। मैंने एक बार सेट कर रखा था ओडोमीटर में, मैंने फुल टैंक करवाया था भाई, अभी तो ये अपना सेट नहीं है, पुराना। मैंने ट्रिप सेट कर रखी थी भाई, कुछ 10 लीटर में चली थी ये बाइक को, 190-80-90 के आसपास चले थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो भाई कि कितना ना माइलेज इश्यू इसमें है, पर सही है। तो भाई इसमें माइलेज इश्यू, वाइब्रेशन इश्यू एंड भाई हीटिंग इश्यू तो नेक्स्ट लेवल का है। अब देखते हैं KTM अपना सेकंड सर्विस में अपना कुछ ठीक करती है या नहीं करती। बाकी मैं एक मेजर प्रॉब्लम बता दूँ एक, ठीक है, मेरे को जो पर्सनली फेस करने को मिली है इसके टायर्स, ठीक है। बाइक वो पहले से पावरफुल हो चुकी है, ठीक है, Gen 2 से Gen 3 पावरफुल मॉडल आ चुका है, बट इसमें ना 160 सेगमेंट देने की ज़रूरत थी, हालांकि इसमें 150 सेगमेंट है। और बाइक को भाई 5,000 चले और बाइक की ग्रिप देखो भाई, घिस चुकी है एकदम। ये आपको फोकस करूँ यहाँ पे, बाइक की ग्रिप ऑलमोस्ट घिस चुकी है भाई, वो समझ रहे हो ना कि 55 से 60% तो घिस चुकी है। और भाई ये ना ट्रैक टायर से तो अचानक आप थ्रोटल देते हो या फिर इसमें ना जोर या दबाव आता है ना तो वहीं घूम जाता है, स्किट हो जाता है, एंड इसमें ना स्लिप होने के कारण टायर घिसते हैं भाई तगड़े वाले। जो टायर 12-13 हज़ार किलोमीटर पे घिसने वाले थे ना वो भाई 5,000 में ही घिस चुके हैं। तो इसकी ना टायर की क्वालिटी एकदम लो है, ठीक है। मतलब वैसे तो ठीक है, ये अपना ट्रैक में चलाने के लिए बेस्ट है, बट आपको नॉर्मल अपने जो इंडियन रफ रोड होते हैं या फिर ऑफ रोडिंग वाले रोड होते हैं, मतलब कि समझ लो ना कि हमारे घर वाले रोड पास आस पास से रोड कैसे होते हैं, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में ना ये चलाने वाले लायक नहीं है टायर, ठीक है। ये देखो अभी गंदा है भाई, ये बहुत तगड़ा घिस चुका है टाइप, तो टायर का हो गया भाई। अगर इसमें 160 सेगमेंट भी आता ना तो ज़्यादा बेहतर रहता, बट 160 सेगमेंट से कुछ नहीं होता, इसकी टायर की क्वालिटी मेन है। ये ना पूरा मतलब ट्रैक टायर है, आप ट्रैक पे चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड अचानक थ्रोटल दे तो और इस पर ना घूमता है टायर, तो इस पर ना वजन आता है, मतलब कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर वजन आता है, मैं घूम जाएगा और वहीं में ना टायर भाई अपनी वो छोड़ देगा, ठीक है, ग्रिप छोड़ देगा और भाई ये गंदा खींचता है देखो। तो एक मेरी ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा मेरे को प्रॉब्लम को फेस करने को मिला इसका थ्रोटल, भाई राइड बाय वायर है, ठीक है। इसका क्या सीन होता है कि आप चलाते हो ना तो भाई इसको ना बहुत मजबूत पकड़ना पड़ता है, वरना ना बाइक अपना RPM लो मतलब छोड़ देती है। इसको लाइक ऐसे पकड़े 4,500 RPM पे चल रहा है तो इसे छोड़ नहीं सकते, हल्का सा भी ऐसा देखो छूट गया ना तो बाइक ना एकदम लगता है कि भाई वो धक्के मार रही है, बंद हो जा रही है। जैसे कि यहाँ 3,500 RPM पे चल रहा है, यहाँ पे आपने पकड़ा है, ठीक है। फ्री माइंड वैसे नहीं पकड़ सकते कि भाई हाँ हाईवे या सीधा है तो नॉर्मल पकड़ लिया तो बाइक चल जाएगी, वैसा नहीं भाई, इसको पकड़ के मजबूत रखना पड़ता है, तभी ये मतलब
आरपीएम ठीक से चलेगी। मतलब राइड बाय वायर है फिर भी भाई इसका टोटल इश्यू मेरे को फेस करने को मिला। हालांकि मेरे को पर्सनल फेस करने को मिला है, आप शायद को 390 चला रहे हो या जेन 3 अपनी चला रहे हो, इसमें आपको फेस करने को मिला या वो पता नहीं है, ठीक है। बाकी इसका एक मेरे को ये भी प्रॉब्लम लगा कि ये ना बहुत टाइट पकड़ना पड़ता है, वरना ना बाइक ऐसी मतलब थ्रोटल छोड़ देगी वैसा आपको लगता है। एंड मेरे को एक दूसरा इश्यू भाई मैं फेस करने को मिला कि कभी कभी ना बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अपन एम एस के भाई ने 390 स्टार्टिंग में ली थी और उसकी बाइक ना कभी भी बंद हो जाती है। तो ये भी मेरे को कभी कभी मतलब हर रोज़ तो नहीं बट मेरे को भी फेस करने को मिला है कि बाइक आप चला रहे हो, थ्रोटल भी दिए हो और ऑटोमेटिक बाइक बंद हो गई। मेरे से ऑलमोस्ट ना कुछ 7-8 बार बाइक बंद हो चुकी थी। मेरे को मैंने बताया शोरूम पे, तो उसने बताया कि कुछ रेन मोड के, हाँ तब था रेन मोड में, क्योंकि रेन मोड में ना इसके पावर कट हो जाती है। अगर बाइक फुल थ्रोटल भी दोगे ना तो जैसे ट्रैक मोड में या स्ट्रीट मोड में पावर पकड़ती है ना, वैसे पावर नहीं पकड़ती। ये बाइक में ना मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं चला रहा था तब तो वो अच्छी चीज़ चल रही थी, बट डे बाई डे ना वो भी ख़राब होती गई। देखो ये अपना क्विक शिफ्टर भाई, जब वो बाइक ली थी तब तो एकदम स्मूथ चल रही थी भाई। वैसे ना बाइक गंदी है, इसको बार बार छूना मतलब क्या ही बोल सकते हो, बारिश का मौसम है तो वही हो जाता है। बाकी इसका क्विक शिफ्टर की बात करूँ तो क्विक शिफ्टर जल्दी, मैंने जब बाइक करी थी ना नई नई थी तो एकदम स्मूथ चल रहा था, अभी भी स्मूथ चल रहा है। बट कहीं ना इसमें अब झटका आता है भाई, झर्क आता है तगड़े वाला। बाई चांस क्रूजिंग कर रहे हो या फिर एकदम अचानक थ्रोटल दे रहे हो और फिर अपना क्विक शिफ्टर यूज़ करते हो ना, तो भाई ये बाइक झटके लेती है। स्टार्टिंग में तो पता नहीं क्यों अपना जो क्विक शिफ्टर था वो आराम से स्मूथ चल रहा था। इसमें ना दिखा देता हूँ, ऑन ऑफ वाला भी ऑप्शन है तो एक सही है। कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट आप ना अचानक क्रूजिंग कर रहे हो या फिर थ्रोटल दे रहे हो ना, तो भाई कभी कभी ना इसमें, कभी कभी तो नहीं बट पहले तो स्मूथ चल रहा था, बाकी झटका लेगा ही लेगा। डाउन शिफ्ट में भी झटका लेता है और भाई क्विक शिफ्टिंग में जब भी झटका लेता है थोड़ा सा झर के। पहले जब स्मूथ थी अच्छी खासी नई थी तब स्मूथ मतलब थोड़ा सा झटका ले रही थी। एंड अभी तो भाई पता नहीं, अगर आप थ्रोटल दे रहे हो और अचानक क्विक शिफ्टर यूज़ कर रहे हो तो भाई अचानक तगड़ा झटका ले रही है। अभी इसके धूल मिट्टी के कारण वो मुझे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने टेस्ट करा था रेन वाले मोड में, क्योंकि देखो बाइक इतनी गंदी पड़ी है, ठीक है। अगर इसमें धूल वूल भी लग जाती है और जो आप क्विक शिफ्टर यूज़ करते हो तो शायद बाई चांस झटका आता है। बट ये मैं प्रॉब्लम देख लूँगा कि भाई धूल मिट्टी या ऐसे मौसम के कारण हो रहा है या फिर बाइक में ये फॉल्ट है ही। तो मेन सीन तो देखो अपना ओनरशिप रिव्यू देना था, ठीक है, इसलिए मैं ना घर में वो लोग शूट कर रहा था, क्योंकि बाहर ना पता एकदम तगड़ा मौसम लगा रखा है। अभी 5500 चली है, अभी 8000 चलने के बाद ये मेरे को ना कई कई मतलब कौन सी प्रॉब्लम हट जा रही है और कौन सी प्रॉब्लम रह रही है वो मेरे को देखना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ भाई, सबसे ख़राब चीज़ इसकी ये है हेडलाइट इसकी ना एकदम वर्स्ट हेडलाइट है भाई। एक्टिवा की भी हेडलाइट इससे अच्छी होगी, इसकी हेडलाइट भाई इतनी भाई वो प्रकाश ही नहीं देती सामने, समझ रहे हो। अगर आप बाई चांस सीधा चल रहे हो तो लो बीम पे ना वो यहाँ गिरेगी और हाई बीम पे यहाँ गिरेगी भाई, यहाँ का कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसका ना ये नहीं है कि भाई जेन 3 में ये प्रॉब्लम है, वो सारी ड्यूक में प्रॉब्लम है। जेन 2 ले लो, जेन 1 तो अभी भी ठीक थी, जेन 2 ले लो या फिर 390 250 200 कुछ कोई भी ले लो, उसकी ना हेडलाइट में प्रॉब्लम तो है, सही है। नहीं मेरे को प्रॉब्लम थे थोड़े बहुत फेस करने को मिला है। दूसरी बात कि भाई आप पिलियन के साथ ये चलाते हो, वैसे तो कंफर्टेबल है कोई दिक्कत नहीं है, बट पिलियन का बाई चांस कभी ध्यान नहीं रहा और हल्का सा भी ऐसे आप थ्रोटल दे रहोगे ना भाई वो कूद जाएगा, मतलब कि वो गिर जाएगा पीछे, ये सब इतना पावर है इसमें। तो ये पिलियन राइडर के लिए भी इतनी, वैसे देखा जाए तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि कंफर्टेबल नहीं है, सही है। अब थोड़ा सा भी थ्रोटल देखो भाई वो उसका ना कुछ पकड़ा नहीं होगा या उसका ध्यान नहीं होगा ना तो गिर जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत सीन होता है। तो ये मेरे को ओनरशिप रिव्यू देने की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना मेरे को मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। बोलने में भी अभी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि मेरे ना भाई तबीयत एकदम ख़राब है, एक तो फीवर हो चुका है, ऊपर से जुकाम हो चुका है एंड भाई खांसी वासी सारी चीज़ें। तो मैंने बोला बाहर कहीं सब बारिश में शूट करने जाओ, इससे अच्छा मैं ना वो घर में बैठ के ओनरशिप रिव्यू दे दूँ, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है भाई। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से मैंने ना तो कोई व्लॉग कोई चीज़ डाली है, ना तो कोई अपना अपडेट दिया है, ठीक है। तो वो एक सीन है। दूसरा मेन सीन था कि अपना जो जीमेल था अपना चैनल वाला वो भी भाई चला गया था, मैंने फ़ोन चेंज करा है, ठीक है। तो वो भी चला गया था, तो वो भी भाई कस करके मैंने वापस लाया। एंड मैंने सोचा भाई कि आज ना कुछ भी मतलब लोग डाल ही देता हूँ, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ थोड़ा ही होना बेहतर है। तो यही सीन था, ठीक है। तो अपना ओनरशिप रिव्यू देने का मैं सोच रहा था। तो ये भाई आप ड्यूक 390 ले रहे हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो मेरे को बताओ, क्योंकि मेरे को तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस हो रखी थी। सो लाइक यही था ओनरशिप रिव्यू, मतलब कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम बाइक में फेस करने को मिला है, ठीक है। मिलते हैं कोई और धारावाहिक में, तब तक बाय, टेक केयर एंड सेफ राइड।